क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है, पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं अमरकांत, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है मोहन राकेश का पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंडे के छिलके। पूछा है मोहन राकेश का पहला नाटक, तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का पहला नाटक है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंडे के छिलके, ये सभी नाटक मोहन राकेश के हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है कला और संस्कृति, साहित्य का श्रेय और प्रेय, विचार और वितर्क, जैसे उनके दिन फिरे। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है कला और संस्कृति, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। साहित्य का श्रेय और प्रेय जैनेन्द्र कुमार की रचना है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। जैसे उनके दिन फिरे हरिशंकर प्रसाई की रचना है। इसके बाद है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। अगर पूछ ले दूसरा तार सप्तक तो 1951 बताना है। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछ ले तो 1959 बताना है। चौथा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछ ले तो 1979 बताना है। ठीक है। तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है वैचारिकी शोध और बोध कृत के रचनाकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जैनेन्द्र कुमार, हरिशंकर प्रसाई। तो वैचारिकी शोध और बोध कृत के रचनाकार हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रश्न नंबर 2 का है रसीम रथी किस कोट की रचना है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक है या फिर गद्य काव्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य है रसीम रथी। और किसकी है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। इसके बाद अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी है, यामा है, साकेत है, प्रिय प्रवास है। तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है। यामा महाकाव्य महादेवी वर्मा का है। प्रिय प्रवास महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है बीती विभावरी जागरी कविता जयशंकर प्रसाद जी की किस कृति में संकलित है? स्कंदगुप्त में, चंद्रगुप्त में, लहर में, आंसू में। तो लहर में संकलित है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। लहर, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और आंसू ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? सुमित्रानंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को, महादेवी वर्मा को, गजानन माधव मुक्तिबोध को। तो मेरे प्यारे बच्चों गजानन माधव मुक्तिबोध को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा को यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय की काव्य कृति नहीं है? इंद्रधनुष रौंदे हुए, ऐसा कोई घर आपने देखा है, कला और बूढ़ा चांद, आंगन के पार द्वार। तो सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय की रचना नहीं है कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद मेरे प्यारे बच्चों सुमित्रानंदन पंत की रचना है। कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे मेरे प्यारे बच्चों 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद,
अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। देखिए, जहाँ पर राष्ट्र शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, पृथ्वी दिख जाए, भूमि दिख जाए, ठीक है, संस्कृति शब्द दिख जाए, तो आप समझ जाइएगा कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन सेम यही पूछेगा, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई। साहित्य कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न सांस्कृतिक रूपों जैसे साहित्य, कला, नृत्य और गीत के माध्यम से लोग अपने मानसिक भावों को व्यक्त करते हैं। हालांकि इन रूपों में बाह्य विविधता हो सकती है, लेकिन इसका मूल एक ही है, आत्मा का आनंद। सहृदय व्यक्ति इस आनंद को समझता है और सभी संस्कृतियों के सुखद पक्ष को स्वीकार करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत और आमोद प्रमोद के विभिन्न रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। इसका उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा, केवल आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद चौथा है, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? तो लेखक ने राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है, जिसमें विविधता के बावजूद एकता और आनंद की भावना को महत्व दिया गया है। फिर अथवा करके 2 पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको 1 करना रहता है। तो अथवा वाले भी देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसे तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस भाषा, जिस शोभा और सुकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पाले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारिता है। देखिए, कालिदास शब्द मिल जाए, अशोक शब्द मिल जाए, तो आप समझ जाइए कि ये अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और इसके लेखक का नाम है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। दूसरा पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? तो व्याख्या करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। लेखक का कहना है कि संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास के पूर्व अशोक पुष्प का वर्णन कहीं नहीं मिलता। कालिदास ने ही सर्वप्रथम अशोक पुष्प का वर्णन किया है। जिन जिन स्थलों पर अप्रतिम सौंदर्य को साकार करने का उन्होंने प्रयास किया है, वहाँ अशोक के पुष्प का सौंदर्य प्रेरक के रूप में वर्णन किया है। कालिदास के साहित्य में अशोक पुष्प की उपस्थिति नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभायुक्त, गरिमामय, पावन और सुकुमारता से युक्त है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है? तो अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। अशोक पुष्प को सम्मान किससे मिला? कालिदास से, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है? लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है। कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि प्रेम के मार्ग को भला इस संसार में कौन समझ सकता है जो वास्तविक रूप में होता है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। इसके विषय में पुकारने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, इसकी सारी कहानी बदनाम होने की है। जानत है जियो मेरो भली विधि और उपाय सबे वृथा है। मेरा मन, मेरा अंतःकरण अच्छी प्रकार से जानता है कि इस बदनामी से बचने के लिए सारे उपाय व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है। ब्रज के समस्त लोग बावले हो गए हैं और यह सब कुछ जानते हुए भी अकारण मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हैं। खबराओं पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम।
पाठ का नाम प्रेम माधुरी है, कवि का नाम है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी बता दी आपको। तीसरा है प्रेम की सारी कथा क्या होने की है, तो प्रेम की सारी कथा बदनाम होने की है। प्रेम को पुकारने में क्या लाभ है, तो प्रेम को पुकारने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रेम को पुकारने से बदनामी मिलती है और बदनामी दुख का कारण होता है। इसके बाद ब्रज के सभी लोग क्या हो गए हैं, तो पागल हो गए हैं। फिर अथवा करके दिया हुआ है, दो इसमें भी पूछता है, एक करना रहता है। आए हो सिखावन को जोग मथुरा तेपे, गोपियाँ उद्धव से कहती है, उद्धव आप मथुरा से हमें योग की शिक्षा देने आए हैं। उद्धव ये वियोग के वचन बतलाओ ना, तो हे उद्धव कृपा करके आप वियोग की बातें मत कीजिए। कहे रत्नाकर दया कर दर्शन दीनो, रत्नाकर जी कहते हैं, फिर गोपियाँ कहते हैं कि आपने दया करके दर्शन दिया है, दुख दरबे तोपे अधिक बढ़ाओ ने, तो और उस अधिक को और अधिक मत बढ़ाओ। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो है, ऐसा करने से हमारे मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चूक है कठोर बैन पाहन चलाओ ना, भूल से भी तुम मुझ पर कठोर वचन रूपी पत्थर मत चलाओ। एक मनमोहन तो बस के उजारो मुँह, एक श्री कृष्ण तो मेरे हृदय में मुझे बस करके उजाड़ ही दिया है। हिये में अनेक मनमोहन बसाओ ना, अब हमारे हृदय में अनेक श्री कृष्ण को मत बसाओ। ठीक है, तो ये उद्धव प्रसंग से लिया गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके कवि हैं। फिर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने बता ही दिया है आपको। फिर श्री कृष्ण ने मथुरा से किसे संदेश देने के लिए भेजा है, तो श्री कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को संदेश देने के लिए भेजा है। गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में क्या कहती हैं, गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियों के मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए आप कठोर वचन रूपी पत्थर मत चलाइए। फिर है बैन पाहन शब्द का अर्थ, बैन पाहन शब्द का अर्थ होता है वचन रूपी पत्थर। इसके बाद है 5 का नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का है। वासुदेव शरण अग्रवाल, एपीजे अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। फिर है कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो 80 शब्द में है, 5 अंक का है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद है बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण, 80 शब्द में लिखना है, 5 अंक का है। अथवा पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ये भी 80 शब्द में है। अथवा करके दिया है, एक करना है, तो ये भी 5 अंक का है। इसका भी वीडियो आपको जल्द ही यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए, 80 शब्द में है, 5 अंक का है। तो ये जो है रसीम रथी है, त्यागपति है, श्रवण कुमार है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य है, तो इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है, फिर है खंड खा। प्रश्न नंबर 8 का क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 5 अंक अनुवाद के लिए, 2 अंक संदर्भ के लिए। तो अथेका शकुनी सर्वेशम मध्य आशय गृणार्थ तिरकित्व आश्रयवत, इसके बाद पक्षियों ने सभी के मध्य आशय जानने के लिए 3 बार सुनाया। तथा एका काका उत्थाय, तब एक कौवा उठ करके कहा, तिष्ठ तावत जरा ठहरो। अस्य तस्मिन राज अभिषेक काले एवं रूपम मुख्य क्रुद्धस्य चा कीदृशम भविष्यत, यानी इस राज्याभिषेक के समय इसका मुख इस प्रकार है, तो क्रोध करने पर कैसा होगा। अन्येन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्त तिला यू तत्र तत्रयो घनच्छामा, इसके क्रोध होकर देखने पर हम सभी डाले गए कढ़ाई में तिल की भांति वहीं के वहीं जल जाएंगे। इदर्शो राजा मह्यम ना रोचते इत्याह, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहा। फिर लिखना है आपको संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम खंड से अवतरित है। फिर यहाँ पर दिया है अथवा करके, इसको भी देखते हैं। सप्तदर्श वर्षाण यावत अमृत प्राप्य उपायम चिंतेत मूल संकरम ग्रामाद ग्राम नगरम नगरम वनाद वनम पर्वतान पर्वतम भरमत परम ना बिंद ततिराम तृप्तम, यानी मूल शंकर 17 वर्ष तक अमरता प्राप्त के उपाय पर विचार करते हुए गांव गांव शहर शहर वन वन पर्वत पर्वत घूमते रहे, किंतु अधिक संतुष्टि नहीं पा सके। अनेकभ्यो विदद्भ्या व्याकरण वेदांत आदि शास्त्राण योग विद्या चा शिक्षित, अनेक विद्वानों से व्याकरण वेदांत आदि शास्त्र तथा योग विद्या सीखी। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे। नर्मदा तटे चा पूर्णानंद सरस्वती नामना सन्यासिना सकाशात सन्यासम गृहीतवान, इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी से सन्यास ग्रहण कर दयानंद सरस्वती नाम अंगीकार किया। ठीक है, संदर्भ देख सकते हैं आप। इसके बाद खा नंबर है,
निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी 7 अंक का है। सौने घना नाम पलवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रा चिन्ह सरिनुद्राम अनेक रूप आकृत वर्णनादा नवा अम्बुधारा विहितानंदत। ठीक है, तो अनेक रूप आकृत वर्ण और स्वर वाले मेघों की गर्जना से, मेघों की गर्जना से, सौने घना नाम माने मेघों की गर्जना से, जागे हुए मेढक, बहुत समय से रुकी हुई, निद्रा माने नींद को, विहाय माने छोड़ करके, प्रबुद्धा माने जागे हुए मेढक, नवा अम्बुधारा अभिहता माने नई जल की धारा से प्रताड़ित होकर के, नंदन माने बोल रहे हैं। यानी अनेक रूप आकृत वर्ण और स्वर वाले, मेघों की गर्जना से, बहुत समय से रुकी हुई नींद को त्याग कर जागे हुए मेढक, नई जल की धारा से प्रताड़ित होकर के बोल रहे हैं, अर्थात टर टर कर रहे हैं। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। फिर यहाँ पर अथवा वाला दिया हुआ है। ना चौरिहार ना चा राजहार ना भृत भाज्यम ना चा भार कर व्यय कीर्ते वर्धते योम नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यानी विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना ही यह बोझा बनता है। व्यय कीर्ते वर्धते एवं नित्यम, जितना हम इसको व्यय करते हैं नित्य उतना ही बढ़ता है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। फिर 9 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है। मूर्खाणाम काला कथम गच्छत। तो मूर्खाणाम काला व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छत। दयानंदस भगनी कथम पंचत्वम गता। दयानंद भगनी विसूचकया पंचत्वम गता। इसके बाद अगला प्रश्न है। चीन भारत मैत्री कदा संभूता। चीन भारत मैत्री श्री जवाहरलाल महोदय से प्रधानमंत्री काले संभूता। संस्कृत साहित्यस्य अनुशीलनेन के गुणा सज्जायन्ते। तो संस्कृत साहित्यस्य अनुशीलनेन दया दानम शौचम औदार्यम इत्यादि गुणा सज्जायन्ते। इसके बाद है 10 का खा और गा रस अलंकार छंद, संयोग रस अथवा करुण रस, रूपक अथवा अन्वय अलंकार, चौपाई अथवा तो हर गीत का छंद। तो इसका वीडियो आपको जल्द ही चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आप निबंध देख सकते हैं। 9 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12 का पहला है। चैनम का संधि विच्छेद होता है चे प्लस अनम। निश्चला का संधि विच्छेद होता है निस प्लस छला। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद है। तो अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद क्या होता है? अंतः प्लस राष्ट्रीय, अंतर प्लस राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर प्लस राष्ट्रीय। इसके बाद है निर्विघ्नम में समास है। तो इसमें है अव्ययीभाव समास मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है दशानन में। तो दशानन में बहुव्रीहि समास है। फिर मेरे प्यारे बच्चों है 13 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित कराने के लिए नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। फिर 14 का पहला है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। लिखता, कृत्वा, दृष्टव्या। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखता में अक्त प्रत्यय है, कृत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है, और दृष्टव्या में तव्यत प्रत्यय है। फिर है दूसरा, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय बताइए। किसी एक शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। फिर है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ग्रहम प्रतिगच्छा, इसमें है तृतीय विभक्ति। रामेण सा सीता वनम अगच्छत, इसमें द्वितीय विभक्ति। अग्नेय स्वाहा, इसमें है चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।